आज हम फोर्थ लेक्चर में देखेंगे विलियम डीबी। इन्होंने कार्बन डेटिंग के बारे में बताया था। विलियम डीबी डेवलप टेक्निक ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड व्हिच इज बेस्ड अपॉन रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग C14। अभी C14 रिलीज होगा किसमें से, डेड बॉडी में से, और इसका पता लगाया जाएगा कि उसकी एज यानी कितने साल पर इसकी डेथ हुई थी। कंट्रीब्यूशन ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इनको मिला गया 1960 में इन द जर्नल रेडियो कार्बन द डाटा अबाउट एजेस ऑफ मटेरियल डिटरमाइन इज कंप्लीट एंड पब्लिश। और इसके बारे में क्या निकला, डाटा निकला, यानी जो फॉसिल हमको मिलेंगे उसके हम क्या पता कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं। उसके बाद आगे कनेक्टिंग लिंक। अब कनेक्टिंग लिंक यानी हर ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अब जैसे सम ऑर्गेनिज्म शेयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप्स एंड हिंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। और सभी के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक्स। जैसे कि पेरिपेटस इट शो कैरेक्टर ऑफ एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, thus it is the connecting link between these two phyla। फाइला यानी फाइलम एक होता है सिंगुलर और फाइला यानी क्या, प्लूरल। इन दोनों के बीच में क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। इसके बारे में डिटेल में स्टडी आप करेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद में आगे एनिलिडा के कैरेक्टर कैसे है वो भी देख लो। सेगमेंटेड बॉडी, जैसे कि आपको स्नेक वगैरह की जो बॉडी जो दिखती है उसके बॉडी में क्या दिखेंगे, आपको लाइंस वगैरह जो दिखेंगे वो क्या है, सेगमेंटेड बॉडी। थिन क्यूटिकल यानी सॉफ्ट स्किन है। पैरापोडिया लाइक और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, कैसा, स्नेक के जैसे, इसमें स्नेक्स आते हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोडा कैरेक्टर ट्रैकियल रेस्पिरेशन एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें आते हैं कॉकरोच वगैरह, उनके पास में क्या होता है, लंग्स होता है वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड यानी हमारा जो चेस्ट का भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल, सॉरी कॉकरोच में होता है डॉर्सल साइड। जो उनका डॉर्सल साइड का जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, लंग्स होता है, और क्या करते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक। उसके बाद में डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स यानी रेप्टाइल्स के अंदर में जो रेंगने वाले एनिमल्स है, जो रेंग के चलते हैं, जैसा छिपकली वगैरह, ये क्या है, रेप्टाइल्स है, लिजार्ड। उसके बाद में मैमल्स यानी जो जमीन के ऊपर जो चलते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। यानी रेप्टाइल्स के जैसे नहीं चलते हैं, अपने लेग्स के थ्रू चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, मैमल्स। उसके बाद में आगे रेप्टिलियन कैरेक्टर। रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या देते हैं, एग लेइंग हैबिट, अंडे देते हैं, स्केल्स होती है इनके बॉडी पे। और मैमेलियन कैरेक्टर क्या है, इनके पास में क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड होते हैं, और क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। आगे लंगफिश। लंगफिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो लंगफिश के पास में क्या है, फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में इसमें क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अब इसको लंग है तो इसमें क्या आती है, फिशेस भी आती है और एम्फीबियन भी आते हैं, क्योंकि एम्फीबियन यानी जो पानी में भी सांस ले सकते हैं, बाहर भी सांस लेते हैं, पानी में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं। उसके अंदर फिश कैरेक्टर देखो, फिश लाइक बॉडी होती है। एम्फीबियन कैरेक्टर रेस्पिरेशन विद लंग्स, और रेस्पिरेशन किससे करती है, लंग से करती है। द अबव कनेक्टिंग लिंक्स प्रूव दैट आर्थ्रोपोड्स इवॉल्वड फ्रॉम एनिलिड्स। तो आर्थ्रोपोड्स किससे आए, एनिलिड्स के पास में। एम्फीबियंस किसके पास से इवॉल्व हुए, फिश के पास में। और मैमल्स कहां से आए हैं, रेप्टाइल्स के पास में। अब आखिरी में देखेंगे, सबसे लास्ट में आपको ये चीज पता चलेगी कि सब जो है, सबके बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। हालांकि प्लांट के बीच में भी क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल यानी जो एम्ब्रियो जो है, तो इसके अंदर जो एविडेंस यानी आप बहुत मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का एम्ब्रियो देखेंगे, सबका जो स्टेज 1 होती है, इसमें जो होता है एम्ब्रियो क्या होता है, सेम होता है। बाद में धीरे धीरे स्टेजेस में क्या होता है, थोड़ा डेवलपमेंट होता है। और वर्टिब्रेट embryos show extreme similarities during initial stages of development। वर्टिब्रेट यानी जिनके पास में स्पाइनल कॉर्ड है उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है इनके पास में। उसके बाद these similarities disappear gradually in later development। These initial similarities indicate that there may be common origin of all these animals। तो सबका क्या है, कॉमन ओरिजिन है। उसके बाद में आगे ये आपके सामने स्टेज डायग्राम थ्रू बताई जा रही है। ये एम्ब्रियो की क्या है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये आपको क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की क्या बताएंगे, एम्ब्रियो बताएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो है ये फिश का बताया गया, फिश में फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। तो फिश का ऐसा होता है, उसमें आपको सिमिलरिटी दिखेगी, बहुत मोस्ट ऑफ दी क्या है, एक जैसे सिमिलर दिख रहे। सेकंड स्टेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और थर्ड स्टेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यानी आपको स्टेज 1 में देखना है कि
सभी में क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन, इनका जन्म हुआ था 1809 में और डेथ हुई थी 1882 में। इन्होंने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। दिस थ्योरी एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की स्टडी आप कभी भी करते थे, ये थ्योरी आपके सामने आती है। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है? द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिटेस्ट यानी जो सर्वाइव कर पाए नेचर के अंदर में, ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फिट फॉर सर्वाइवल इवॉल्व व्हाइल दोस दैट आर नॉट पेरिश, यानी वो मरे नहीं, उस जगह पे उनके क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। द नेचुरल सिलेक्शन thus acts to produce new species, और उनके पास ही क्या ही न्यू स्पीसीज है। उसके बाद में सेकंड है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन इन द बुक। इन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, व्हिच इज रिटन बाय डार्विन। डार्विन ने इसके अंदर में स्पीसीज के बारे में लिखा और उसके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का बोलना ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि पेंगुइन को आप अगर महाराष्ट्र में लाएंगे, गर्मी की जगह पे अगर लाएंगे तो पेंगुइन जी पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, वो पोलर रीजन का एनिमल है, तो उसको ठंडी जगह चाहिए, वो यहाँ पे जी नहीं पाएंगे, उसकी क्या हो जाएगी डेथ। तो इसको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया उसमें क्या हो गए, इवोल्यूशन में। अब नेचुरल सिलेक्शन का आपको जब ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे उसमें अच्छा खासा डिटेल बताया गया है। फॉर दिस स्टडी इवोल्यूशन डार्विन हैड कलेक्टेड एंड ऑब्जर्व इनन्यूमरेबल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसने क्या लिया, डार्विन ने बहुत ज्यादा प्लांट्स के और एनिमल्स के क्या लिए, सैंपल्स लिए और उनके अंदर में क्या की स्टडी की। इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिशियली, सब ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। देयर इज अ कंपटीशन विद ईच अदर और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सब में क्या है, कंपटीशन। अब आप ह्यूमंस में देखिए बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है, ऐसा एनिमल्स में भी क्या है, कंपटीशन है। अब ह्यूमन जो काम करते हैं, एग्जाम्स वगैरह देते हैं, काम करते हैं, ऐसा एनिमल्स कंपटीशन नहीं करते, लेकिन उनके बीच में भी क्या है, कंपटीशन है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिज्म दैट शो एसेंशियल मॉडिफिकेशन फॉर सर्वाइवल सस्टेन व्हाइल रिमेनिंग पेरिश, यानी जो रह पाए उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और जो नहीं रह पाए वो पेरिश का मतलब है वो नहीं जी पाए, मर गए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ मिसफिट इन द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन वो बोलता है जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और जो ऑर्गेनिज्म एक ऐसी जगह है जहां पे उसमें इवोल्यूशन नहीं हो सकता और वहां पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे उसकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसके बाद वेल एडेप्टेड सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मोर सच ऑफस्प्रिंग एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज हैविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो उसमें न्यू स्पीसीज के अंदर में क्या होते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर, यानी क्या बन गए उसमें वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑब्जेक्शन टू डार्विन थे, अब इस पे भी क्या उठाए गए, ऑब्जेक्शन उठाए गए। सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इवोल्यूशन एंड नॉट जस्ट द नेचुरल सिलेक्शन। तो इनका बोलना ऐसा था कि ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हुए, इसको नेचुरल सिलेक्शन नहीं बोलते। जो ऑर्गेनिज्म थे वो इधर से उधर गए, जैसे कि कोई अगर एक भाग से दूसरे भाग में गया तो उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद में एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय डार्विन। तो डार्विन ने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था जिसे परफेक्टली पता किया जाए, या बोलने का मीनिंग एक ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिससे क्या हुआ, इवोल्यूशन, यानी मतलब नेचुरल सिलेक्शन होता है। इवोल्यूशन तो है लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में उसने कोई प्रूफ नहीं दिया। उसके बाद में कॉजेस ऑफ स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। तो डार्विन ने ऐसा नहीं बोला था कि ये चेंजेस स्लो होते हैं, उसका बोलना ऐसा था कि मतलब उसने स्लो वाला पॉइंट बोला ही नहीं, उसका बोलना था चेंजेस होता है। और चेंजेस का मीनिंग है आज से कल ऑर्गेनिज्म में बदल हो गया। जैसे कि आज किसी के पास में किसी ने अपने हाथों का यूज नहीं किया, दूसरे दिन उसके पास में हाथ उसके वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएंगे क्या, नहीं, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसके बारे में उसने नहीं बताया तो उसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपको इसके नोट्स लगे, आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया है, उसके अंदर में आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उस पे आपको ऑल नोट्स मिल जाएंगे पूरे साइंस से रिलेटेड। उसके बाद में आ गया लैमार्किज्म। लैमार्किज्म का पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लैमार्किज्म। इनका जन्म हुआ था 1744 में, डेट हुई थी 1829। लैमार्क प्रपोज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंसेस्ट्री ऑफ एक्यूट कैरेक्टर। हिज कांसेप्ट आर नोन एज लैमार्किज्म। अब लैमार्किज्म ने क्या बताया था, इवोल्यूशन के बारे में भी इसने बताया है, मतलब इवोल्यूशन के बारे में ही इसने बताया हुआ है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू इवॉल्व, हर ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने अंदर में बदल करना चाहता है, इवॉल्व होना चाहता है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इट एक्वायर्स सर्टेन कैरेक्टर थ्रू एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी क्या, वो कहां रहता है उस पे डिपेंड है।
एंड मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन से क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं। दिस कैरेक्टर आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन, और ये कैरेक्टर धीरे धीरे अगले जनरेशन में क्या है, पहुंचते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म दिस चेंजेस ऑकर। ये किससे हुआ है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक्टिविटी, उसने काम क्या किया और उसका लेजीपन यानी सुस्तपन, उसके लिए क्या हुआ, ये उसके बॉडी के जो थे वेस्टिजियल ऑर्गन बने और धीरे धीरे वो बॉडी से क्या हो गए, कुछ ऐसे ऑर्गन से जो बॉडी से क्या है चले गए। ये ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ये स्नेक्स में, जैसा स्नेक्स को लेग्स थे, पैर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जमीन में गड्ढे बनाना शुरू किया तो उनके पैरों का काम उनको आया नहीं, तो वो क्या बन गया उनके लिए, वो उनके बॉडी से ऑर्गन रिमूव हो गया। आज आप स्नेक्स को देखते हैं उनके पास में लेग्स नहीं है। उसके बाद में जिराफ की नेक छोटी थी, उसकी नेक का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, इसको क्या कहते हैं, ये था लैमार्किज्म का। उसके बाद में आगे चल के थ्योरी भी क्या हो गई, फेल हो गई, उसमें देखेंगे आगे। Examples of equid character for several generations: giraffe extend the neck for browsing on the leaves from heights. Due to such extension of neck, giraffe become long neck. तो जिराफ ने क्या किया, पेड़ के ऊपर के पत्तों को खाना शुरू किया और इसके जो नेक था इस पे क्या एक्सटेंशन स्ट्रेस हुआ और उसकी नेक का साइज क्या हुआ, नेक क्या हो गई, बढ़ गई, नेक लंबी हो गई। उसके बाद में ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट्स शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ बिकम वेरी स्ट्रांग। जो लोहा है उसका लोहे के काम करने की वजह से उसके मसल्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। उसके बाद में फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक emu एंड ऑस्ट्रिच हैव वीक विंग्स एज दे डू नॉट फ्लाई। तो फ्लाइटलेस बर्ड कौन है, emu, ऑस्ट्रिच, इन्होंने अपने पंखों का यूज नहीं किया, अपने विंग्स का यूज नहीं किया, तो वो क्या बन गए, उनके लिए वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए, ये उड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद में ड्यू टू वेडिंग एंड स्विमिंग इन वाटर द हिंड लिम्स of aquatic birds such as swan and duck become fitter for such mode। तो स्विमिंग करने की वजह से और फ्लोट करने की वजह से पानी में डक के लेग्स क्या हो गए, फ्लैट हो गए, चौड़े हो गए और वो क्या करते हैं, अभी पानी के ऊपर में रह सकते हैं, मतलब पानी के अंदर नहीं रह सकते, वो पानी के ऊपर में वो फ्लोट कर सकते हैं। उसके बाद में आगे ड्यू टू बोरोइंग हैबिट स्नेक लॉस्ट द लिम्स। स्नेक्स ने क्या किया, गड्ढे करने की वजह से अपने लेग्स को, पाव को गंवा दिया। According to Lamarckism, such actual character are inherited by next generation। तो ये बोलना था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर चले जाते हैं, ये बोलना था लैमार्किज्म का। लेकिन ऑब्जेक्शन टू लैमार्किज्म, इसके ऊपर भी क्या उठाया गया, ऑब्जेक्शन उठाया गया, इसकी थ्योरी भी क्या कर दी गई, फेल कर दी। उसके बाद क्या बात आ गई, द व्यू दैट अनयूज्ड ऑर्गन्स डीजनरेट एंड यूज्ड वंस इवॉल्व वाज एक्सेप्टेड बट इनहेरिटेंस ऑफ सच कैरेक्टर वाज नॉट एग्रीड बाय साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का बोलना ऐसा था कि ऑर्गन जो थे वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन सकते हैं, लेकिन उनमें इनहेरिटेंस यानी बदल इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। तो इन्होंने भी, जो डार्विन ने गलती की थी, जो उसने स्लो बदल बोलना चाहिए था, स्लो चेंजेस होते हैं, उसने पॉइंट नहीं बोला, जिस पॉइंट के कारण उसकी थ्योरी फेल हुई। और वैसे ही इन्होंने भी गलती की, इन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर। हालांकि इतना फास्ट होता है क्या, नहीं होता है। अब इसका मीनिंग ये है, अब कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसको देख के आगे की जनरेशन काम करती है, बाद में एक बार उनकी वो क्या बन जाती है, हैबिट बनती है। उसके बाद मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डायरेक्टली नहीं जाते, धीरे धीरे, यानी आज से अगर इवोल्यूशन को अगर शुरू हुआ होगा तो उसको क्या लगेंगे, 1000 साल भी लग सकते हैं आगे चेंजेस होने में। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल 100-200 साल में ये चीजें होंगी। उसके बाद में एंसेस्ट्री inheritance of equal character, this concept states that the living organism is able to transfer the character which it has acquired to the next generation। इनका बोलना ऐसा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एबल है, मतलब अपने कैरेक्टर को दूसरे बॉडी के अंदर भी चेंजेस करके डाल सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए इसकी थ्योरी क्या होगी, फेल होगी। उसके बाद देखो स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में क्या है, स्पेसीज के बारे में बोला गया। स्पेसीज की डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पीसीज। यानी फर्टाइल यानी जो फैलती है रिप्रोडक्शन के थ्रू, उनको क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद में आगे स्पेसिएशन, ड्यू टू इवोल्यूशन न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फॉर्म। यानी जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें न्यू स्पीसीज फॉर्म हुए, किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, तो जो इवोल्यूशन के थ्रू जो न्यू स्पीसीज है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। अभी 2-3 साल में बोर्ड में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, शायद इस साल पूछा जा सकता है स्पेसिएशन के ऊपर, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेसिएशन।
उसके बाद ई स्पीसीज प्रोसेसेस, ई स्पीसीज पजेसेस स्पेसिफिक कैरेक्टर, हर स्पीसीज के पास में क्या है अपना स्पेशल कैरेक्टर है। ई स्पीसीज डिफर्स इन इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशन, फूड प्रेफरेंस, हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड एक्सेट्रा, देयरफॉर द स्पीसीज कैरेक्टर आर रिटेन। सबका क्या है ज्योग्राफिकल कंडीशन है, सबका रहना अलग है, कोई पानी में रहता है, कोई लैंड पे रहता है, कोई एयर में रहता है। अब एयर में तो कोई ऐसा लाइफ टाइम रहता नहीं, बर्ड्स भी एयर में फ्लाई करते हैं लेकिन बाद में लैंड पे आते हैं, यानी है जैसा पोलर रीजन जहाँ ठंडी जाती है, डेजर्ट जहाँ गर्मी है। तो ये चीजों के बारे में बताया गया। हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने पर्टिकुलर प्लेसेस पे रहता है जहाँ वो सर्वाइव कर सकता है। स्पेसिएशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, स्पेसिएशन किस पे डिपेंड है, जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक बदल पे, ज्योग्राफिकल चेंजेस पे, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ज्योग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फॉर लॉन्ग पीरियड, इसके ऊपर में क्या स्पेसिएशन। स्पेसिएशन के अंदर दूसरी भी चीज आती है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर कहीं सर्वाइव कर लेता है तो वो क्या है, वो अपनी जो है आगे की स्पेसीज को वहां पे क्या है बढ़ाता है और नहीं कर पाता है तो उसकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसके बाद में आगे नेक्स्ट है ह्यूमन इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7 करोड़ इयर्स एगो बैक आइस एज बिगन ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे क्या था, आइस था बहुत ज्यादा। इन सच कंडीशन डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट, इस टाइम पे डायनासोर मर चुके थे। द इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स स्टार्टेड दिस टाइम, तो मैमल्स के अंदर में बदल होना क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर थे वो किसके जैसे दिखते थे, मंकी के जैसे। तो ये मंकी नहीं थे, ये थे, इनको इनका नाम था श्रीव, श्रीव लाइक एनिमल थे ये। ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट फॉरेस्ट कवर्स आल्सो डिक्लाइन रैपिडली, तो फॉरेस्ट का भाग क्या हो रहा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था और इनके लिए फॉरेस्ट के अंदर में जगह, यानी इनको वहां पे अपने लिए सुरक्षित जगह नहीं दिख रही थी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट के बाहर चलना शुरू किया और वहां पे जो था घास वगैरह जो ग्रास होती है वो बढ़ने लगी थी, इनको ऊपर का दिख रहा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपने लेग्स और हैंड के ऊपर में क्या दिया, स्ट्रेस दिया और धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, इनका बॉडी क्या हुई, इरेक्ट हुई और ये धीरे धीरे इरेक्ट पोस्चर में आने लगे। एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम एनिमल्स व्हिच रिसेंबल लीमर लाइक एनिमल्स, जो सबसे पहला जो हम जिसको मंकी बोलते हैं, यानी अभी मंकी बोला जाता है, मंकी पहले ह्यूमन थे तो वो मंकी का नाम क्या था, लीमर्स। अभी मंकी नहीं थे, इनका नाम क्या था, लीमर्स। उसके बाद में अराउंड 7 करोड़ इयर्स एगो मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व फ्रॉम सम ऑफ दिस लीमर लाइक एनिमल, तो मंकी जैसे एनिमल्स किसमें कन्वर्ट हुए, लीमर्स में कन्वर्ट हुए। उसके बाद देन आफ्टर 4 करोड़ इयर्स एगो, उसके 4 करोड़ साल बाद इन अफ्रीका टेल्स ऑफ दिस मंकीज लाइक क्रिएचर्स वेरी ग्रेजुअली डिसेबल्ड, तो इनकी पूंछ जो है वहां से क्या हो गई थी, वेस्टिजियल ऑर्गन बन गई, चली गई, क्योंकि पूंछ का काम क्या होता है मंकीज में, झाड़ पे लटकने के काम में आती है। अब ये जमीन पे चल रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे, तो इनको पेड़ों पे जाने का काम है, इनकी पूंछ काम में नहीं आती, ये क्या बन गई, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब हमारे बॉडी के अंदर में टेल बोन है, जो पूंछ की जो बोन होती है वो है, लेकिन पूंछ है ही नहीं। उसके बाद में आगे साइमल्टेनियसली देयर वाज इनलार्जमेंट इन देयर बॉडी एंड ब्रेन वॉल्यूम टू, यानी धीरे धीरे उनके बॉडी में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उनके ब्रेन जो था वो क्या हुआ, विकसित हुआ। द हैंड्स आल्सो इंप्रूव, उनके हैंड क्या हुए, इंप्रूव हुए एंड वेयर प्रोवाइडेड विद अपोजेबल थंब इन दिस वे एप लाइक एनिमल्स वेयर इवॉल्व, और इस टाइम पे क्या हुए, एप लाइक एनिमल जैसा गोरिल्ला वगैरह हो गया, चिंपैंजीज हो गए, ऐसे एनिमल भी क्या हुए, इवॉल्व। तो जो फॉरेस्ट के अंदर में रह गए, उधर के उधर में सर्वाइव करने लग गए, उनमें कोई विकास नहीं हुआ, तो वो कैसे रह गए, एप लाइक एनिमल रह गए। और जो बाहर चलते रहे, जिन्होंने नए क्लाइमेट को एब्जॉर्ब किया, नए क्लाइमेट को देखा, नई जगहों पे गए, वो क्या बने, धीरे धीरे उनमें क्या हुआ और इवोल्यूशन शुरू हुआ। दीज एप लाइक एनिमल्स इंडिपेंडेंटली गेव राइज टू 2 लाइन्स ऑफ इवोल्यूशन, वन गिविंग राइज टू एप लाइक गिबॉन एंड ओरंगुटन इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया एंड गोरिल्ला एंड चिंपैंजी स्टेड इन अफ्रीका, यानी जो वहां से चले गए उनका नाम क्या था, गिबॉन और ओरंगुटन। ये क्या बने बाद में, धीरे धीरे इनसे ह्यूमन क्या हुए, इवॉल्व। एंड जो ह्यूमन जो है उनके पूर्वज कौन है, अभी देखा जाए तो ल्यूमर है, लेकिन ल्यूमर के बाद में कौन है, गिबॉन एंड ओरंगुटन। और जो अफ्रीका के जंगलों में उधर के उधर ही रह गए, जो जंगलों के बाहर नहीं निकल पाए, वो उनका किसमें इवॉल्व हो गया, गोरिल्ला और चिंपैंजी में। वी स्टेड इन अफ्रीका 2.5 करोड़ इयर्स एगो, ये कब हुआ, 2.5 करोड़ इयर्स एगो। उसके बाद में द अदर लाइन ऑफ इवोल्यूशन गिव राइज टू ह्यूमन लाइक एनिमल्स अराउंड 2 करोड़ इयर्स है, यानी कि इवोल्यूशन अभी चल रहा है।
धीरे धीरे आप देखेंगे आगे क्या हो रहा है, द क्लाइमेट बिकम ड्राई, क्लाइमेट क्या हुआ, ड्राई हुआ, एंड दिस रिजल्टेड इनटू रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, दिस मेड arboreal apes descend on the land and starts terrestrial mode, यानी वहां पे क्या होगी, घास बढ़ गई, यानी ग्रास वो जगह ग्रो हो चुकी थी, तो इनमें क्या हो गया, इनको सामने का दिख रहा नहीं था, इनके आईज पे आंखों पे क्या आने लगी, घास आने लगी, तो धीरे धीरे ये ऊंचे होके देखने लगे, तो इनकी बॉडी क्या हुई, इरेक्ट पोस्चर में आना शुरू हुई। ड्यू टू देयर वाज क्लाइमेट चेंज, ल्यूम्बार बोन, ल्यूम्बार बोन यानी हमारी जो पीठ की जो हड्डी जो होती है उसको क्या कहते हैं, ल्यूम्बार बोन कहते हैं, ल्यूम्बार बोन and vertebral column, the hands were also freed from locomotion and thus they become more manipulative, manipulative यानी ये क्या हो गए, इरेक्ट होने लगे, और हैंड्स जो थे, हैंड्स यानी जो है हमारा हैंड का वो क्या हुआ, हैंड हमारे फ्लैट होने लगे। उसके बाद में लेटर जर्नी ऑफ hominoid species started from around 2 crore years ago, the first record of human like animals is, तो पहला जो रिकॉर्ड इसमें पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रामापिथेकस, तो सबसे पहला ह्यूमन की जैसा दिखने वाला एनिमल था वो कौन था, रामापिथेकस एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका में, रामापिथेकस फ्रॉम अफ्रीका, रामापिथेकस कहा था अफ्रीका में। उसके बाद में एस्ट्रोलोपिथेकस, नेडरथल मैन, क्रो मैग्नोन आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। अब धीरे धीरे पहला कौन था, रामापिथेकस, रामापिथेकस के बाद में नेडरथल मैन वाज सेड टू बी फर्स्ट वाइज मैन, फर्स्ट वाइज मैन यानी सोचने वाला इंसान था, इसमें क्या थे, इमोशन थे। The increasing growth of brain made man more and more intelligent and thinking animal, और ये क्या था, सोचने वाला एनिमल था। Later, more than biological evolution, it was cultural evolution when man started agriculture, और ह्यूमन ने क्या किया, एग्रीकल्चर, खेती का काम शुरू किया, एनिमल rearing यानी एनिमल्स को पालना चालू किया। There was development of civilization and arts and science के ऊपर में क्या बनाई, अपनी फील्ड बनाई, तो ये आप हिस्ट्री के अंदर में पढ़ते हो। उसके बाद में अबाउट 200 years ago there were industrial invention and thus man ruled the earth, तो 200 साल पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रीज आने लगी, साइंस के अंदर में क्या बढ़ा, डेवलपमेंट बढ़ा। उसके बाद में स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनल एंड इट्स टाइम, तो इसमें इवोल्यूशन सबसे पहले एंशिएंट एनिमल लाइक लीमस, लीमस कब थे, 7 करोड़ ईयर्स एगो। उसके बाद में 4 करोड़ ईयर्स एगो कौन थे, इजिप्टोपिथेकस, 2.5 करोड़ ईयर्स एगो कौन थे, ड्रायोपिथेकस, 1 करोड़ ईयर्स एगो कौन थे, रामापिथेकस, और 40 लाख ईयर्स एगो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, 20 लाख ईयर्स एगो कौन थे, स्किल ह्यूमन। तो इसका जो स्किल ह्यूमन जो था इसका नाम गिरा होमो सेपियन, होमो मतलब ह्यूमन, सेपियन यानी जो सोच रखता है, सोचने की क्षमता रखता है, उसका नाम क्या बना, होमो सेपियन बना। उसके बाद इसके पहले जो था इसका भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसको बोलते हैं होमो इरेक्टस, ये पहला ऐसा एनिमल था ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो सीधा खड़ा रह सकता था, इसका नाम क्या है, होमो इरेक्टस, होमो का मतलब ह्यूमन और इरेक्टस यानी सीधा रहने वाला, और स्किल ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियन। उसके बाद में मैन विद इरेक्ट पोस्चर 15 लाख ईयर्स एगो, नेडरथल मैन 1,50,000 ईयर्स एगो, क्रो मैग्नोन मैन 15,000 ईयर्स एगो। ये मेन पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के ऊपर। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लगे होंगे। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, और आपके जो भी चैप्टर में डाउट है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है।